हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी हैज़ गेन्ड सिग्निफिकेंट importance due to everyday increasing competition among all economic unit throughout the world। देखो आजकल क्या है, कंपनीज का, देखिए बहुत सारी कंपनीज होती है उनमें क्या हो रहा है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि हर एक कंपनी क्या कर रही है, नई नई आइडियाज़ लेके आ रही है, नई नई वैरायटीज़ लेके आ रही है, नई नई अच्छी अच्छी टेक्निक्स लेके आ रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को इतना पढ़ा लिखा रही है, इतना ट्रेनिंग दे रही है कि वो कम से कम इनपुट लगा के अच्छे से अच्छे आउटपुट लेके आ रहे हैं। कम प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, कम पैसा लगा रहे हैं, पर आउटपुट वो अच्छी लेके आ रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। क्योंकि उनके पास ऐसी ट्रेनिंग है जो कि जो कंपनी को क्या दे रही है, प्रोडक्टिविटी दे रही है, मतलब प्रॉफिट्स दे रही है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट्स। फिर जितना जितना देखो कंपनी पैसा कमाएगी, अब देखो वाओ है, वाओ और मामाअर्थ की ले लो। जो वाओ है वो क्या कर रही है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रही है, कम से कम इनपुट लगा रही है और आउटपुट डबल लेके आ रही है, और मामाअर्थ भी डबल काम कर रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, कंपटीशन क्या हो रहा है, दोनों कंपनीज में हाई हो रहा है। अब कंज्यूमर्स क्या है, कंज्यूमर्स को पता है वाओ का भी प्रोडक्ट अच्छा है और मामाअर्थ का भी अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले लो, तुम अपनी डेली लाइफ में जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसकी एग्जांपल ले लो, चाहे फेस वॉश की ले लो, हिमालय की ले लो, जहाँ हिमालय और कौन कौन से आते हैं, जैसे पर्पल ले लो, कोई भी एग्जांपल्स ले लो, वो कंपैरिजन करके देख लो कि दोनों ब्रांड कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, और डिमांड दोनों प्रोडक्ट्स ने क्या है, कंज्यूमर्स के टेस्ट को जीता हुआ है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स क्या है, उन दोनों के ब्रांड्स की, जहाँ कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की क्या है डिमांड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनमें दोनों कंपनीज में क्या होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा। ठीक है ना, अब ये तुम्हें समझ आ गया होगा कंपटीशन क्यों ज़्यादा है। कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। मैंने एग्जांपल दी ना, वाओ और मामाअर्थ दोनों सेम से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, अच्छी क्वालिटी लेके आ रहे हैं, दोनों ही क्या है, कंपटीशन है दोनों में। जितना कंपटीशन करोगे उतना ही तुम्हारा क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगी। जैसे तुम क्लास में एग्जांपल ले लो, मैं अब जैसे मेरी एग्जांपल ले लो, मैं 98% 99% लेके आ रही हूँ, और एक लड़की है वो भी इतने ही नंबर लेके आ रही है, तो मैं उसके साथ क्या करूँगी, ऑब्वियसली कंपटीशन करूँगी। फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगी कि मैं उससे भी अच्छे नंबर लेके आऊँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगी, हार्ड वर्क करूँगी। ऐसी कंपनी क्या करती है, अपने कॉम्पिटिटिवनेस से, मतलब दूसरी पार्टी जो भी उसके जैसे स्टैंड कर रही है मार्केट में, तो वो क्या करती है, उसके साथ कंपटीशन करती है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करती है कि उस कंपनी से भी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट लेके आऊँ, कि मैं कंज्यूमर्स उसका प्रोडक्ट कम खरीदे और मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदे। तो मैं क्या करूँगी, कंपटीशन करूँगी। जिससे कंपटीशन करूँगी तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। विदाउट प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स, मैं प्रोडक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव नहीं करूँगी। आ बिजनेस डज नॉट हैव डायरेक्शन। देखो मतलब मैं इसकी लाइन का पूरे अर्थ समझाती हूँ। क्या होता है कि देखो, जी मेरा मोटिव प्रोडक्टिविटी नहीं होगा तो मुझे कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलेगी। देखो मैं जी ऐसे सोच के चलूँगी, यार बस मुझे ये पेन है, मेरी डिमांड है, सेम पेन मुझे 10 पेन प्रोड्यूस करने हैं, तो और मेरा मोटिव ये नहीं होगा कि मैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है। मैं जैसे इनपुट है, मुझे पता है कि मैं ये पेन बनाने में मुझे बहुत सारी इनपुट लगानी पड़ेगी और आउटपुट भी उतने की आएगी। मैं आगे ट्राई ही नहीं करती कि मैं इनपुट कम लगाऊं और आउटपुट ज़्यादा लेके आऊँ, तो फिर मैं क्या करूँगी, तो मुझे कोई डायरेक्शन तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा प्रोडक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। मैं केक की एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने कल परसों मैं केक का बिज़नेस भी करती हूँ साथ में, एक्चुअली मैं केक में भी अच्छी हूँ। तो क्या है, केक मैंने कल केक बनाया और आज भी केक बनाया। केक कल की कॉस्ट बनाने में 200 रुपये आई, और आज के केक मेरा उससे भी अच्छा बना था और उसकी कॉस्ट सिर्फ 150 आई बनाने में। क्यों आई, क्योंकि मैंने ना कल की गलती सुधारी कि मैंने सोचा कि गैस पे बनाती हूँ, गैस की कॉस्ट भी अब मेरी 30 रुपये बढ़े, और मैंने ज़्यादा कलर्स यूज़ करे, उसकी भी मेरे पैसे बढ़े। जहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लगाया, वही मैंने आज कम कैसे बनाया, मैंने लगाया वही रिसोर्सेस, वही सारा सामान लगाया, मैंने माइक्रोवेव में बना लिया, इलेक्ट्रिसिटी कम लगी तो उसकी कॉस्ट बची। और कलर्स मैंने दूसरे यूज़ किए, कम से कम यूज़ किए, बचा के यूज़ किए, टेक्निक यूज़ करी। केक उससे भी अच्छा बना था, उसी रिसोर्सेज से बना था, लेकिन क्या मेरी कॉस्ट कम आई। ऐसी कंपनी को क्या करना चाहिए, ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं होगी जो कंपनी सोच के और प्रोडक्टिविटी को ऑब्जर्व करके नहीं चलेगी। प्रोडक्टिविटी मतलब प्रॉफिट को
ऑब्ज़र्व करके नहीं चलेगी तो उसको कोई भी कंपनी में डायरेक्शन नहीं मिलेगी, तो और अपना मोटिव है वो अचीव नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। विदाउट प्रोडक्टिविटी मेजर्स अ बिजनेस डज नॉट हैव कंट्रोल। जब वो मेज़र ही नहीं करेगी कि वो इनपुट लगा रही है और आउटपुट क्या आ रही है, कितनी आ रही है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेज़र ही नहीं कर रहे हैं, रेवेन्यूज़ में मेज़र ही नहीं कर रहे हैं, जीडीपी में मेज़र ही नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली क्या है, कंपनी अपने बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोडक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोडक्टिविटी का मतलब भी समझ आ गया होगा, इनपुट इंटू आउटपुट। जो आउटपुट अच्छी आए, कम से कम इनपुट लगा के आउटपुट ज़्यादा आ रही है, तो मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी कंपनी की अच्छी है। जे इनपुट ज़्यादा लग रही है और आउटपुट कम आ रही है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कंपनी की अच्छी नहीं है। मेज़र अ मीनिंग करते हैं, मेज़र ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अभी मैंने बताया ना, हम कैसे इकोनॉमिक मतलब पैसे को और परफॉर्मेंस कैसे हम मेज़र करते हैं। डैट कंपेयर द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced output within the amount of input used to produce those goods and services। इसमें क्या होगा, गेस करो। मैं इनपुट मतलब लेबर, रिसोर्सिस, रॉ मटेरियल, ये सारा इनपुट होता है। फिर उसका क्या आता है, आउटपुट आता है। जी मैं इनपुट कम से कम लगा रही हूँ, टेक्निक्स यूज़ कर रही हूँ, एम्प्लॉयज़ को इतना गाइड कर रही हूँ, और आउटपुट मेरी डबल निकल के आ रही है। इनपुट कम लग रही है, आउटपुट ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरी प्रोडक्टिविटी कंपनी की अच्छी है। जे मेरी इनपुट ज़्यादा लग रही है और आउटपुट कम आ रही है, तो इसका मतलब मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी नहीं है, ठीक है ना। देखो इनपुट क्या होती है, इनपुट क्या होता है, जैसे कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, मशीनरीज होगी, कुछ लेबर हो गया, लैंड होगी, मटेरियल हो गए, ये सारी मेरी इनपुट है। मुझे ऐसे ट्राई करना है, नई नई टेक्निक्स लेके आनी है, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, लेबर्स को इतना पढ़ाना लिखाना है, इतना समझाना है कि कैपिटल कम से कम लगाएं कि आउटपुट हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा आए। जी आउटपुट तुम्हारी ज़्यादा आएगी तो तुम क्या कर पाओगे, टोटल प्रोडक्शन कर पाओगे इन टर्म ऑफ यूनिट्स और टर्म ऑफ रेवेन्यूज़ मतलब प्रॉफिट। जितना तुम प्रोडक्शन करोगे, जितना तुम चीज़ें बनाओगे, तो तुम उतना ही प्रॉफिट कमा पाओगे। जैसे एग्जांपल ले लो, वाओ है। वाओ क्या है, अब वो कम रेवेन्यू लगाती है, मतलब बहुत कम पैसा लगाती है, कम कैपिटल लगाती है, क्योंकि उसके पास टेक्निक है। क्या टेक्निक है कि मैं रिसोर्सेज भी खुद लगाऊंगी, मतलब प्लांट्स जो है लगाऊंगी, क्योंकि उसको पता कि मेरे को प्रोडक्ट्स बनाने में प्लांट्स यूज़ होंगे, है ना। तो वो प्लांट्स को खुद उगा रही है, तो ये उसकी पता है रॉ मटेरियल का पैसा बचा रही है वो कंपनी। तो उसको क्या है, ऑब्वियसली वो जब भी उसको ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बचेगा, वो उसको पता कि प्लांट्स मेरे कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो खुद भी लेके आ सकती है जो भी उसको मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगी, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बचेगी, तो वो अपना प्रोडक्ट बना रही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, उसको रेवेन्यूज़ भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसने इनपुट को क्या कर दिया, कम कर दिया, और आउटपुट को ज़्यादा कर दिया। तो ये एग्जांपल बेस्ट है, तुम पेपर में भी लिख के आ सकते हो मामाअर्थ की, ठीक है ना। क्यों उसने इनपुट कैसे कम किया, खुद प्लांट्स लगा रही है और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी उसका कम आ रहा है, क्योंकि उसने अपनी वो जगह पे लगाई हुई है जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द इफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम एंड एन इंडिकेटर टू हाउ विल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, कैपिटल, लेबर, एनर्जी। उसको ऐसी कंपनी के पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वो कम से कम इनपुट लगाए और आउटपुट उसका ज़्यादा आए। कुछ भी टेक्निक्स कंपनीज के अकॉर्डिंग लेके आ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मीनिंग एंड आपको इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी कंपनी की, कैसे प्रोडक्टिविटी अब कंपनी में मैटर करती है, ठीक है ना। अब देखो हाउ कंपनी कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब कंपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकती है। देखो लेबर प्रोडक्टिविटी, जो लेबर है ना, एम्प्लॉयज़ है, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखो जो तुम अपने लेबर है, पहले तो पढ़ा लिखा लेबर होना चाहिए। पढ़ा लिखा होगा तो उसको उसके बस नए नए आइडियाज़ होंगे कि मैं कैसे अच्छी आउटपुट लेके आऊँ, इनपुट कम से कम यूज़ करूँ और कोई भी चीज़ वेस्टेज कंपनी में ना हो। ये वेस्टेज नहीं होगी तो ऑब्वियसली तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जी कुछ लेबर्स पढ़े लिखे भी हैं तो उनको क्या करो, उनको ऐसी ट्रेनिंग दो कि वो तुम्हारी इनपुट क्या है कांस्टेंट रखे और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए, चाहे इनपुट कम करें चाहे आउटपुट ज़्यादा लेके आए, ठीक है ना। आगे क्या फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर क्या है, ह्यूमन के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अच्छे से अच्छा काम करे। ये भी लेबर का ही पार्ट है। जैसे ह्यूमन के पास जो एबिलिटी होगी वो अच्छे से विलिंगनेस काम कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। उनको अच्छे से स्किल्स दो, क्योंकि जो मैनेजर है
उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। वो किसके थ्रू काम करवा सकता है, ह्यूमन के थ्रू करा सकता है। अब ह्यूमन के थ्रू कैसे करा सकता है, उनको मोटिवेट करे, उनको जो वो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मतलब कुछ बोनस दें, या उनको कुछ प्रमोशन दें, उनको अच्छा फील कराएं, जिससे वो भी ऐसे सोचेंगे कि जो मैनेजर है वो अच्छा है, वो हमें हमारी विलिंगनेस को, जो हमारी परफॉर्मेंस को ऊपर रिवार्ड दे रहा है, तो वो ऑब्वियसली अच्छा काम करेंगे, है ना। ह्यूमन फैक्टर भी बहुत मैटर करता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ह्यूमन जो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो ऑब्वियसली वो अच्छा काम करेगा। साइज एंड कैपेसिटी ऑफ प्लांट, ये भी कंपनी में बहुत मैटर करता है कि तुम अपना जो काम है वो कहाँ पे लगा रहे हो, प्लांट कहाँ पे लगा रहे हो। जैसे गेस करो, अब तुम वेस्टर्न क्लॉथ में काम कर रहे हो, अब तुम वेस्टर्न क्लॉथ लगा रहे हो रूरल एरिया में, जहाँ पे कोई सलवार सूट पहनते हैं लोग, वहाँ पे तुम अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो तुम्हारी जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की कभी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तुमने जो अपना प्लांट लगाया है, इतना एक तो तुमने इतना एक्सपेंस किया है, इतना महंगा प्लांट लगाया वहाँ पे, और वहाँ पे तुम्हारी डिमांड ही नहीं है कंज्यूमर्स की, तो तुम क्या लॉस में चले जाओगे। तो ऐसी जगह पे अपना प्लांट लगाओ जहाँ पे डिमांड हो। जो तुम अपना अर्बन पे लगाओगे तो फिर भी तुम्हारा काम चल पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैपेसिटी ऑफ प्लांट बहुत मैटर करता है, और साइज़ भी बहुत मैटर करता है। और प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, देखो आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे वाव और मामाअर्थ की दे रही हूँ एग्जांपल। वो डेली क्या करते हैं, कोशिश करते हैं नए से नए साइज़ और नए से नए डिज़ाइन लेके आए। जैसे फेस वॉश हो गया, जो तुम डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्शन नहीं करोगे, नए नए डिज़ाइंस, नए नए आइडियाज़ नहीं लेके आओगे, तो तुम कभी मार्केट में स्टेबल नहीं कर पाओगे, और तुम प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। टाइमली सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड फ्यूल, ऐसे कोशिश करो कि कंज्यूमर तुम्हारा मेन मोटिव है। जो कंज्यूमर को तुम टाइमली सप्लाई नहीं करोगे गुड्स की, मटेरियल और फ्यूल की, जब मटेरियल हो गया, जब गुड्स हो गया, जो तुम्हारी पूरी फाइनल गुड्स बन चुकी है, उसकी सप्लाई तुम टाइम पे नहीं करोगे, तो भी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम होगी। जे तुम्हारा फ्यूल, जैसे तुम्हें पता है कि जो मशीन्स होती है उसमें फ्यूल की ज़रूरत होती है, कोई भी कंपनी ले लो, मशीन्स चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। जो तुम्हारा रॉ मटेरियल भी टाइम से नहीं आ रहा, तब भी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो क्योंकि तुम टाइम से गुड्स बना ही नहीं पाओगे, फिर सप्लाई कैसे करोगे। तो कस्टमर के पास टाइमली पहुंचना भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी होनी चाहिए, लोकेशन पास होनी चाहिए, कंज्यूमर पास होना चाहिए, और तुम्हारा जो रॉ मटेरियल का टाइम है वो भी टाइम से टाइम सप्लाई होना चाहिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, देखो गैस करो जो कंपनी की मशीन है वो ख़राब हो गई है, तो तुम 1 दिन 2 दिन लगा रहे हो, टाइम से मशीन्स को रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो भी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि तुम 2 दिन से प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाओगे, तो जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है वो जीत जाएगा, वो पहले गुड्स ले आएगा, तो कंज्यूमर अपनी डिमांड उस दूसरे कंपनीज में शिफ्ट कर देंगे, तो इसमें भी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कंपनी की क्या हो, कम हो जाएगी। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो हमें हमेशा हर एक कंपनी को प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे वो इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सके, कैसे वो वेस्टेज को कंट्रोल कर सके। जैसे मामाअर्थ है, मामाअर्थ कोशिश करता है कि वो अपना प्लास्टिक है वो वेस्ट ना होने दे, वो वेस्ट टू वेस्ट प्लास्टिक को भी मशीन्स के थ्रू, आइडियाज़ के थ्रू क्या है नया बनाता है और रीयूज़ करता है, जिससे वो अपनी कंपनी के आज के टाइम में बहुत रेवेन्यू प्रॉफिट कमा रही है, और कम से कम कॉस्ट लगा रही है, और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी गुड क्वालिटी का होता है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं होता, जिससे कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है। ये एग्जांपल बेस्ट है, वो क्यों ग्रोथ कर रहा है आज मार्केट में, क्योंकि उसने प्रोडक्शन की प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है, कैसे मैंने इनपुट कम लगानी है, कैसे मैंने रीग्रोथ करना है प्लास्टिक को, ऐसे नए नए डिज़ाइंस लेके आ रहा है, कस्टमर का टेस्ट जान रहा है, ये इसलिए वो अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर पा रहा है। कोई भी कंपनी ले लो, वाव ले लो, ठीक है ना। प्लांट लेआउट एंड लोकेशन मैंने आपको पहले ही बढ़ा दिया कि लोकेशन बहुत मैटर करती है। जे कस्टमर की डिमांड ही नहीं होगी जहाँ वहाँ पे, जो जिस प्रोडक्ट में, जिस ब्रांड में तुम डील कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली तुम्हारी जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्टिविटी नहीं कमा पाएगी, प्रोडक्टिविटी नहीं ले पाओगे, तो तुम्हारी जो तुम क्या है, तुम लॉसेस में चले जाओगे, ठीक है ना। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि तुम मटेरियल हैंडल कर पाओगे टाइम टू टाइम। जैसे मैंने बताया ना, जैसे मटेरियल हैंडलिंग मतलब क्वालिटी भी मैटर करती है। ऐसे नहीं है कि तुम्हें पता है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है कि तुम वेस्ट गंदे मटेरियल यूज़ करने शुरू कर दो, ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारी फिर भी कस्टमर डिमांड नहीं करेंगे, तो तुम्हारी वो प्रोडक्टिविटी लॉसेस में ही जाएगी, तुम अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं कमा पाओगे। तो मटेरियल हैंडलिंग भी मैटर करती है। जैसे मामाअर्थ है,
मामाअर्थ को पता है कि मैंने कॉस्मेटिक में करना है, कॉस्मेटिक कौन सा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और उसमें केमिकल्स नहीं होने चाहिए। तो वो क्या करती है, खुद प्लांट्स उगाती है, जिससे क्या है सोसाइटी भी बेनिफिट में है, सोसाइटी को नए नए प्लांट्स मिल रहे हैं, रिसोर्सेज की कमी नहीं हो रही है और कंपनी भी मटेरियल को हैंडल कर पा रही है, मतलब प्रोडक्ट्स भी बना पा रही है और जिससे क्या कंपनी और सोसाइटी दोनों बेनिफिट में है, ठीक है ना। मटेरियल एंड क्वालिटी प्रोडक्टिविटी, इसमें भी यही लिखना है कि क्वालिटी बहुत मैटर करती है, मटेरियल की अच्छी क्वालिटी दो और रीज़नेबल प्राइस में दो कंज्यूमर, जिससे क्या है कस्टमर भी अपनी कॉस्ट को बचा पाएगा और कंपनी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी। टेक्नोलॉजी अच्छी नई नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, जैसे मामाअर्थ जो है पहले दूसरा फेस वॉश बनाती थी, सिंपल फेस वॉश बनाती थी, नीम वाला दूसरा, है ना। पैकेजिंग उनकी सिंपल थी। अब पता है आजकल डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मामाअर्थ और वाओ ने क्या किया, ब्रश वाला फेस वॉश बनाना यूज़ कर दिया। क्यों, कैसे बनाया उन्होंने भी, कोई इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए थे ना, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी, जिससे क्या उनके आज मामाअर्थ और वाओ क्या है नेम एंड फेम बनाए बैठे हैं लड़कियों के प्रोडक्ट्स में। सोशल प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली सोसाइटी, मैंने बताया ना सोसाइटी बहुत मैटर करती है, ऐसी टेक्निक यूज़ करो कि सोसाइटी को भी बेनिफिट हो, सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो, ऑब्वियसली फिर तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना सोशल, जैसे मामाअर्थ है वो क्या है प्लांट रीग्रोथ करती है और वेस्टेज को, प्लास्टिक को रीयूज़ करती है, वेस्ट नहीं करती, जिससे क्या है वेस्टेज कम हो रही है सोसाइटी में और बीमारियों के चांसेस कम हो रहे हैं और सोसाइटी को इवन की क्या हो रहा है बेनिफिट हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि विदाउट केमिकल्स उनको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसी हर एक कंपनी को रिसर्च करनी चाहिए कि वो सोसाइटी का भी बेनिफिट देख सके, अपनी कंपनी का भी बेनिफिट देख सके, एम्प्लॉयज़ को भी अच्छे से रख सके, अच्छे से वेजेस दे सके और अच्छे से ट्रेनिंग दे सके और प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा सके। और ऐसी ऐसी डेवलपमेंट करनी चाहिए जिससे क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, ठीक है ना। ऑब्वियसली वो जो कस्टमर वर्कर्स को खुश रख रही है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रही है तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट होगी। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब वेस्टेज स्टॉक जो रॉ मटेरियल है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे, वेस्टेज ना होने दे। जो वेस्टेज ही नहीं होगी कंपनी में, ऑब्वियसली क्या होगी, प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना केक का, कल वही सेम केक बनाने में मेरे को 200 लगा और आज वही केक बनाने में मेरे को 150 और मैंने प्रॉफिट कितना कमाया 700। तो ऑब्वियसली मैं जो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने दूँगी। जो गैस की जगह मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी, मैंने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने दिया, अच्छे से यूटिलाइज़ किया, टेक्निक यूज़ करी, तो मेरी कॉस्ट क्या थी, इन्वेंट्री सिर्फ एक कंट्रोल करने से मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, जनरेट हुआ, ठीक है ना। ऐसे कोशिश करो कि अच्छे से प्रोडक्ट को यूटिलाइज़ करो, रॉ मटेरियल को इतना यूटिलाइज अच्छे से करो कि वो अच्छे से बना सके। पॉलिटिकल चेंजेस बहुत मैटर करते हैं। जैसे मैंने गैस करो, मैंने गुड्स प्रोड्यूस करी, ऐसे कोई नई जैसे टीवी लेके आई, कलरफुल टीवी की जगह मैं दूसरा टीवी ले आई ब्लैक एंड वाइट, तो जो उसकी जो पॉलिटिकल है, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आ जाती है, जैसे सरकार उस पर ज़्यादा टैक्स लगाने लग गई। जैसे मैंने ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाया, उसने सरकार ने क्या कोशिश कर दी, जो कलरफुल बनाओगे तो तुम कम टैक्स दोगे, जो तुम ऐसे टीवी बनाओगे तो तुम्हें टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा। तो मेरे को क्या हुआ, नुकसान हो गया, क्योंकि कंज्यूमर्स ने मेरे को टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा तो मेरा ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, कुछ भी प्रोडक्ट्स भी ले लो, कि कई बार क्या होता है सरकार उस पर टैक्सेस ज़्यादा कर देती है, जिसके कारण क्या है हमें नुकसान हो जाता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कई बार बढ़ जाता है, मार्केट में डिमांड चेंज हो जाती है, कंज्यूमर्स टेस्ट चेंज कर देते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिससे क्या है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी क्या है कम हो जाती है। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत मैटर करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस एंड स्ट्रेटजीज, पर मैं एक बार डिटेल में अभी बढ़ा देती हूँ। देखो, प्रोडक्टिविटी इज़ अ सिग्निफिकेंट टूल ऑफ द मेजरमेंट। देखो, जो प्रोडक्टिविटी है मेज़र करना ज़रूरी है। मेज़र कैसे करोगे, जो तुम्हें रेवेन्यूज़ आउटपुट देखोगे कि मैंने इनपुट कम लगाई है और रेवेन्यू मुझे आउटपुट के रेवेन्यूज़ ज़्यादा हैं, और उसकी जीडीपी देखोगे, कंपेयर करोगे दूसरी कंपनीज़ के साथ कि मेरे रेवेन्यूज़ ज़्यादा कमाए जा रहे हैं, आउटपुट ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। फिर अगला फैक्टर कैसे इंपॉर्टेंस मैटर करता है, प्रोडक्टिविटी डिटर्मिन विद द प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियसली जी तुम्हें पता है कि मैंने इतना रॉ मटेरियल लगाया था, मतलब इतना मैंने बनाने में इतनी कॉस्ट लगाई थी 100 रुपीज़, और मेरे को एक प्रोडक्ट में 200 रुपये निकल रहा है, तो ऑब्वियसली तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है ना। जी तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी मतलब अच्छी है। जी तुम इनपुट कम लगा रहे हो तो आउटपुट ज़्यादा आ रही है, तो तुम्हारी इसका मतलब तुम प्रॉफिटेबिलिटी में हो, ठीक है ना। अगला पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी डिटर्मिन
द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अब जे तुम प्रॉफिट कमा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा कंपटीशन ज़्यादा होगा। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो तुम्हें क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को अच्छे से स्किल्ड करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कंपटीशन अच्छा होगा और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। ट्रेंड टू वर्कर्स को जितना तुम पढ़ाओगे वो तुम्हें तुम्हारी कंपनी में क्या है उतना ही अच्छा काम लेके आएंगे, उतने अच्छे से ही प्रोडक्टिविटी को यूज़ करेंगे। क्वालिटी रॉ मटेरियल को अच्छे से यूज़ करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। जो तुम नई टेक्नोलॉजी लेके आओगे तो ऑब्वियसली तुम कंज्यूमर्स को खुश रख पाओगे, नए नए आइडियाज़ लेके आओगे तो कस्टमर तुम्हारी कंपनी में टिका रहेगा, कहीं और शिफ्ट नहीं करेगा। न्यू डिज़ाइंस लेके आओ जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। अगला पॉइंट है प्रोडक्टिविटी डिटर्मिन द इंडस्ट्रियल लीडरशिप। देखो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स टू द रीजनेबल प्राइस। जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली तुम क्या है कस्टमर्स को अच्छे प्राइस में प्रोडक्ट्स दे पाओगे और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाओगे और गुड सैलरीज दे पाओगे वर्कर्स को, जिससे वर्कर्स खुश होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो कम इनपुट लगा के ज़्यादा आउटपुट देंगे तुम्हें। जो तुम उनको अच्छे से खुश रखोगे, अच्छे से सैलरीज दोगे, अच्छे से वेजेस दोगे। तुम्हें रिवार्ड भी देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि एम्प्लॉयज़ तुम्हारी कंपनी की आउटपुट में बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही है जो तुम्हें अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। अगला है प्रोडक्टिविटी डिटर्मिन द एक्सपर्ट परफॉर्मेंस। तुम्हें एक्सपोर्ट, आजकल क्या है आजकल जो कंपनीज है वो एक्सपोर्ट करती है अपने गुड्स एंड सर्विस, अलग अलग सिटीज़ में भेजती है, जिससे क्या है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हर एक कंज्यूमर क्या है खुश हो रहा है, हर एक कंज्यूमर अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड कर पा रहा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करनी चाहिए, क्योंकि जो तुम एक्सपोर्ट नहीं करोगे, एक ही जगह में डील करोगे तो भी तुम इतनी प्रोडक्टिविटी कमा नहीं पाओगे। प्रोडक्टिविटी डिटर्मिन्स द एम्प्लॉय एफिशिएंसीज कैसे एम्प्लॉय एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएगा, तुम्हें बताया ना। उनको रिवार्ड दो, तुम उनमें कंपटीशन क्रिएट करो। कंपटीशन क्रिएट करोगे तो तुम्हें उसको दो एम्प्लॉयज़ है, उनको पता है कि हमें परफॉर्मेंस हमें प्रमोशन मिल सकती है, हमें रिवार्ड मिलेगा, हमें ज़्यादा वेजेस मिलेगी, कोई टूर्स मिलेंगे, ट्रिप्स मिलेंगे, हॉलीडेज़ मिलेगी। तो वो क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, वो हार्ड वर्क करेंगे तुम्हारी कंपनी में वो प्रमोशन लेने के लिए, जिससे तुम्हारी कंपनी को बेनिफिट होगा ना। प्रोडक्टिविटी डिटर्मिन्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तुम्हारे ऑब्वियसली जे तुम हाई प्रोडक्टिविटी आएगी तो क्या होगा, तुम्हारी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। जो तुम्हें पता है मेरे को बनाने में कॉस्ट कम लग रही है, जिससे क्या है तुम एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा इनकम दे सकते हो, ज़्यादा वेजेस दे सकते हो, कस्टमर को भी खुश रख सकते हो, कस्टमर को भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है सही प्राइस में, तो सारे अपनी डिमांड्स क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी भूखा नहीं रह सकता, कोई भी अपनी मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई अपनी नीड्स नहीं पूरी कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा और तुम्हारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एम्प्लॉयज़ को भी जॉब्स मिल जाएगी। तो इससे क्या है तुम्हारी कंपनी में बेनिफिट होगा। प्रोडक्टिविटी डिटर्मिन द टैक्स रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। इससे क्या टैक्सेस भी सरकार को टाइम पे मिलेंगे। तुम कैसे करो, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आ रही है या ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली वो कंपनी को कुछ ना कुछ टैक्स पे करेंगे और उस टैक्स सरकार को मिलेगा तो वो क्या करेगी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाएगी लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, पुअर लोगों को पैसा देगी, स्कूल्स खोलेगी, हॉस्पिटल्स खोलेगी। इससे क्या है सोसाइटी का भी लिविंग स्टैंडर्ड क्या है बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी कैसे, हाँ स्ट्रैटेजीज क्या है जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर पाए कंपनी कर सकती है। पहले तो है वो अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आए, यूज़ हाई टेक्नोलॉजी। ऐसे नहीं है, देखो पहले क्या था, ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे। अब ये कंपनी वारी ब्लैक एंड वाइट ही बनाएगी तो वो क्या है ऑब्वियसली वो नहीं चलेंगे, क्योंकि आजकल क्या है कलर टीवी आ गया है। तो उनको टाइम से टाइम टेक्नोलॉजी भी चेंज करनी चाहिए और हमेशा स्टडी करनी चाहिए कि आजकल मार्केट में चल क्या रहा है। इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉयज़ को भी रिवार्ड्स दे, उनको नॉलेज दे, उनको ट्रेनिंग दे, अच्छे से उनको सिखाए, उनको कुछ ना कुछ प्रमोशन दे, अच्छी वेजेस दे, रिवॉर्ड्स दे, जिससे क्या एम्प्लॉयज़ खुश हों, क्योंकि एम्प्लॉयज़ क्या है तुम्हारी कंपनी की आउटपुट है। ये एम्प्लॉयज़ अच्छे से ट्रेंड होंगे, अच्छे से पढ़े लिखे होंगे, वो तुम्हें अच्छी आउटपुट देंगे, ठीक है ना। एम्प्लॉय क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो मैंने अभी बताया ना, ह्यूमन जो है जो अच्छे क्वालिटी के ह्यूमन होंगे और अच्छे से रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो वेस्टेज कम कर रहे हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास स्किल्स है, उनके पास नॉलेज है, जिससे तुम्हें अच्छी आउटपुट मिलेगी। इनोवेशंस, नए नए आइडियाज़ होने चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, मामाअर्थ क्या है डेली क्या करता है, पता है आजकल फेस वॉश की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो नए नए प्रोडक्ट्स
इनोवेट कर रहा है, नए नए आइडियाज़ लेके आ रहा है मार्केट में। फ्लेक्सिबिलिटी जो तुम एबल हो चेंजेस। आजकल क्या हो कंपनीज में जब मर्जी चेंजेस आ सकती है, जैसे मैंने बताया ना 2017 में क्या था, जीएसटी आई। अब तुम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हो, अब एकदम से चेंजेस आई, पॉलिटिकल चेंजेस आई, तो तुम एकदम से वो चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाए, जिससे क्या कंपनी को नुकसान हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी ऐसी मैनेजमेंट के पास स्किल होनी चाहिए कि वो फ्लेक्सिबिलिटी को अडेप्ट कर पाए। जो वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, जो वो अडेप्ट कर लेगा अपनी नॉलेज के साथ वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। यूज़ क्वालिटी इनपुट्स, अच्छी क्वालिटी के इनपुट होनी चाहिए, रॉ मटेरियल अच्छा होगा, अच्छा गुड्स तुम प्रोड्यूस करोगे तो कस्टमर तुम्हारी कंपनी में टिका रहेगा। जो तुम अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करोगे तो वो कंपनी नहीं टिक पाएगी। यूज़ टारगेट एंड डेडलाइंस, हमेशा टारगेट्स बनाओ और डेडलाइंस भी बनाओ कि इतने टाइम पे मुझे टारगेट कंप्लीट करना है। तुम अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसी ट्रेनिंग दो कि वो उनको समझाओ कि ये टारगेट और डेडलाइंस को टाइम पे पूरा करना है, और कंपटीशन बढ़ाओ ऐसा कि वो तुम्हें टाइम टू टाइम अपना काम पूरा करके दे दें। और मैनेजर को भी ये चेक करना चाहिए कि वो अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो वो मैनेजर नहीं चेक करेगा तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं गेन कर पाएगा, क्योंकि वो आउटपुट ही नहीं आएगी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ काम ही नहीं कर रहे। यानी एम्प्लॉयज़ मैंने बताया ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्रिएट कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज़, मैंने बताया ना एम्प्लॉयज़ में भी कंपटीशन बढ़ाओ, कि उनको ये कहो कि जे तुम अच्छा जे एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा उसको प्रमोशन दी जाएगी, उनको कुछ पावर्स दी जाएगी, उनको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, उनको छुट्टियां दी जाएंगी, उनको कुछ प्लान्स दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा उनका। तो उनको पता होगा कि हमें प्रमोशन मिल सकती है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कंपटीशन करेंगे एक दूसरे के साथ, और वो अच्छा हार्ड वर्क करेंगे, जिससे कंपनी को ही बेनिफिट होगा ना। शेयर द बेनिफिट्स ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, अब तुम एम्प्लॉयज़ को एक मीटिंग हेल्ड करो, बनाओ, जिसमें तुम अपनी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को बताओ उनको कि हम ग्रोथ में जा रहे हैं, हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम में। तो उनको भी कुछ ना कुछ तुम बेनिफिट दोगे, उनमें उनको भी रिवार्ड दोगे इसकी खुशी में कि हम भी अच्छा कमा रहे हैं, ये तुम्हारी वजह से कमा रहे हैं, जिससे क्या एम्प्लॉयज़ खुश होंगे। वो भी ऐसे सोचेंगे कि हम इस कंपनी का पार्ट हैं, वो और भी मेहनत करेंगे। तो इसलिए क्या है, शेयर द बेनिफिट ऑफ द हायर प्रोडक्टिविटी।